नमस्कार। नमस्कार। जवाहरलाल नेहरू, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में भारत के पहले प्रधानमंत्री और बच्चों के चाचा नेहरू की एक तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। लेकिन आज हम किताबों के पन्नों और सरकारी इमारतों से थोड़ा बाहर निकलकर उस इंसान को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब सोचिए, एक अमीर बैरिस्टर का बेटा जो कैम्ब्रिज में पढ़ा, वो खादी पहनने वाला स्वतंत्रता सेनानी कैसे बना, और फिर वही शख्स आधुनिक भारत का वास्तुकार कैसे कहलाया। सही बात है। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो जवाहरलाल नेहरू पर एक बहुत ही विस्तृत है। तो हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और घटनाएं दोहराना नहीं है। नहीं। हम इस सफर के उन अहम पड़ावों को टटोलेंगे, ये देखेंगे कि उनके विचारों ने क्या मोड़ लिए, उनकी सफलताएं क्या थीं, और हाँ, वो कौन सी चुनौतियां थीं जिनसे शायद वो पार नहीं पा सके। मतलब ये समझना कि एक शख्स ने एक बिल्कुल नए राष्ट्र की बुनियाद रखी कैसे। एग्जैक्टली। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नेहरू का जन्म 1889 में इलाहाबाद के एक ऐसे परिवार में हुआ जहां दौलत और रुतबा दोनों थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू देश के चोटी के वकीलों में से एक थे। और इनकी पढ़ाई लिखाई भी दुनिया के कुछ सबसे अच्छे संस्थानों में हुई। इंग्लैंड का हैरो स्कूल और फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। ये किसी आम स्वतंत्रता सेनानी की कहानी तो बिल्कुल नहीं लगती। और यही बात तो सबसे दिलचस्प है। इंग्लैंड में जो उन्होंने 7 साल बिताए, उसने उनके सोचने के तरीके को एक शक्ल दी। स्रोत ये बताता है कि वहां वो फेबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद जैसे विचारों से बहुत प्रभावित हुए। अच्छा, फेबियन समाजवाद। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये मार्क्स वाले क्रांतिकारी समाजवाद से बिल्कुल अलग था। ओके। फेबियन समाजवाद का मानना था कि समाज में बदलाव धीरे धीरे आना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीकों से, सुधारों से, ना कि किसी खूनी क्रांति से। और ये विचार नेहरू की बात की नीतियों में साफ छलकता भी है। ये भारत लौटे तो उनके मन में ये सब विचार चल रहे थे। उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन जैसा कि लेख बताता है, उनका दिल उसमें कुछ खास लगा नहीं लगा। उनकी जिंदगी का असली मोड़ तो मेरे ख्याल से 1919 में आया, जब वो महात्मा गांधी से मिले। हाँ बिल्कुल। गांधी का वो सविनय अवज्ञा का तरीका, मतलब बिना हिंसा के विरोध करने का तरीका, उसने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। वो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और ये सिर्फ विचारों का बदलाव नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा रहन सहन बदल गया। उन्होंने और उनके पिता ने, दोनों ने महंगे पश्चिमी सूट बूट छोड़कर खादी का कुर्ता और गांधी टोपी अपना ली। ये तो एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव रहा होगा। उस जमाने के सबसे अमीर परिवारों में से एक, वो परिवार अचानक आम भारतीय की तरह दिखने का फैसला कर रहा था। ये सिर्फ दिखना नहीं था, ये एक जुड़ाव था। उन्होंने महसूस कर लिया था कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के बस की बात नहीं है। इसके लिए आम जनता को जोड़ना होगा, और खादी उस जुड़ाव का सबसे बड़ा प्रतीक थी। और इसी वजह से जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो वो उसमें पूरी तरह से कूद पड़े और पहली बार जेल भी गए। अच्छा। तो एक बैरिस्टर अब जननेता बनने की राह पर था। और यहीं से कांग्रेस के अंदर भी उनकी अलग पहचान बननी शुरू हुई। कहानी 1928-29 में एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां कांग्रेस के भीतर ही एक वैचारिक बहस छिड़ जाती है। हाँ। एक तरफ उनके अपने पिता मोतीलाल नेहरू और दूसरे बड़े नेता थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, प्रभुत्व संपन्न राज्य। हाँ। और दूसरी तरफ थे जवाहरलाल और सुभाष चंद्र बोस, जो कह रहे थे पूर्ण स्वराज, यानी पूरी राजनीतिक आजादी चाहिए। ये सिर्फ शब्दों का खेल तो नहीं था। बिल्कुल नहीं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि भारत अंदरूनी मामलों में तो आजाद होता, लेकिन देश का मुखिया अभी भी ब्रिटेन का राजा ही होता, जैसे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में था। बिल्कुल। वहीं पूर्ण स्वराज का मतलब था हर तरह से, हर मामले में पूरी तरह आजाद, ब्रिटिश ताज से कोई लेना देना नहीं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम था। ये युवा पीढ़ी कह रही थी कि हमें रियायतें नहीं चाहिए, हमें अपना घर पूरी तरह से चाहिए। तो इस बहस का नतीजा क्या निकला? जाहिर है पिता और पुत्र आमने सामने थे। तो गांधी जी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ठीक है, ब्रिटिश सरकार को 1 साल का वक्त देते हैं, अगर वो डोमिनियन स्टेटस नहीं देते तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और अंग्रेजों ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया। और फिर दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वो ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, और उसके अध्यक्ष कौन चुने गए? खुद जवाहरलाल नेहरू। अच्छा। और वहीं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। हाँ, और स्रोत में एक बहुत अहम जानकारी है कि 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को
रावी नदी के किनारे नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था एक ऐतिहासिक पल। और 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब इस एक पल ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य तय कर दिया। हाँ, और ये दिखाता है कि नेहरू सिर्फ गांधी के अनुयायी नहीं रह गए थे, अब वो कांग्रेस की नीतियों को आकार देने वाले एक प्रमुख नेता बन चुके थे। उन्होंने लक्ष्य को बिल्कुल साफ और साहसिक बना दिया था। तो लाहौर में पूर्ण स्वराज का संकल्प लेकर नेहरू ने कांग्रेस को एक नई दिशा दे दी और इस संकल्प को हकीकत बनने में लगभग 17 साल लगे। लेकिन जब 1947 में आज़ादी मिली तो उसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी आया कि इस नए देश को चलाएगा कौन। और यहीं पर स्रोत एक ऐसी जानकारी देता है जो शायद बहुतों को हैरान कर दे। आप उस वोटिंग की बात कर रही हैं? हाँ, एक मिनट, मतलब ये सच है। जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में वोटिंग हुई तो 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले थे, नेहरू को एक भी नहीं। एक भी नहीं। ये बात तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि नेहरू प्रधानमंत्री बने? ये उस समय की राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। हुआ ये कि गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने पटेल और आचार्य कृपलानी, जिन्हें दूसरे सबसे ज्यादा वोट मिले थे, उनसे अपना नाम वापस लेने को कहा। और उन्होंने मान लिया। और उन दोनों ने गांधी जी की बात मान ली। इसके पीछे गांधी जी की सोच क्या थी, इस पर बहुत बहस होती है। तो क्या वजह हो सकती है? स्रोत में कुछ इशारा है? स्रोत बताता है कि गांधी जी शायद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेहरू की पकड़ और उनके आधुनिक नजरिए को भविष्य के भारत के लिए ज्यादा जरूरी मानते थे। लेकिन अगर हम इसे और गहरे में देखें तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद नहीं थी। अच्छा। प्रशासन को कसने पर, रियासतों को एक करने पर वो एक यथार्थवादी थे। वहीं नेहरू भारत को दुनिया के मंच पर एक बौद्धिक और नैतिक शक्ति के रूप में देख रहे थे। गांधी ने शायद उस वैश्विक दृष्टि को चुना। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने उसी दृष्टि को जमीन पर उतारने का काम शुरू किया। स्रोत उन्हें आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य का वास्तुकार कहता है। उन्होंने भारत के लिए 4 स्तंभ तय किए: संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद ले, संप्रभु, जहां सरकार की नीतियां समाज के सबसे गरीब तबके की भलाई को ध्यान में रखकर बने, समाजवादी, जहां सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले, धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल, और जहां लोगों की चुनी हुई सरकार हो, लोकतांत्रिक। ये वो 4 खंबे थे जिन पर वो नया भारत खड़ा करना चाहते थे। और इन खंभों को खड़ा करने के लिए उन्होंने योजना आयोग बनाया, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। ये मॉडल सोवियत संघ से प्रेरित था, है ना? हाँ, प्रेरणा वहां से ली गई थी, लेकिन ये पूरी नकल नहीं थी। नेहरू का मॉडल एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का था, यानी सरकार भारी उद्योगों में निवेश करेगी, जैसे स्टील प्लांट, बांध, बिजली घर, जो किसी निजी कंपनी के बस का नहीं था। सही। लेकिन साथ ही निजी क्षेत्र को भी बाकी क्षेत्रों में बढ़ने का मौका मिलेगा। इसे लेकर तब भी बहुत बहस हुई थी। आलोचकों का कहना था कि इससे लाइसेंस राज को बढ़ावा मिलेगा और तरक्की की रफ्तार धीमी हो जाएगी। और विदेश नीति में भी उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। शीत युद्ध का जमाना था, दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के 2 खेमों में बटी हुई थी। और नेहरू ने कहा कि हम किसी खेमे में नहीं जाएंगे। उन्होंने मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ बरोज टीटो के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट की नींव रखी। एक तीसरा रास्ता। हाँ, सैद्धांतिक तौर पर यह एक बेहतरीन विचार था कि हम अपनी विदेश नीति आजाद रखेंगे। भारत की आवाज को दुनिया में एक अलग पहचान मिली और हमने कोरियाई युद्ध और स्वेज नहर संकट जैसे मामलों में मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। स्रोत उनकी चुनौतियों का भी जिक्र करता है, खासकर पड़ोसियों के साथ। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के साथ उलझा रहा और चीन के साथ सीमा विवाद भी। हाँ। और चीन के साथ वो विवाद 1962 में एक बड़े युद्ध में बदल गया। ये नेहरू के लिए सिर्फ एक राजनीतिक या सैन्य हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत झटका था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सालों तक हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए चीन से दोस्ती की कोशिश की थी और उन्हें बदले में धोखा मिला। इस युद्ध ने उनकी गुटनिरपेक्ष नीति की सीमाओं को भी उजागर कर दिया। मतलब जब हम पर हमला हुआ तो हमारी गुट निरपेक्षता हमें बचाने नहीं आई। उस मुश्किल वक्त में हमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों से सैन्य मदद मांगनी पड़ी। तो ये दिखाता है कि आदर्शवाद और जमीनी हकीकत में कई बार कितना फर्क होता है। इस युद्ध का सदमा उनकी सेहत पर भी बहुत गहरा पड़ा और 2 साल बाद 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया।
तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी विरासत में बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हैं और कुछ बड़ी चुनौतियां भी। लेकिन नेहरू सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं थे। स्रोत उनके एक और पहलू पर रोशनी डालता है जो अक्सर इस राजनीतिक बहस में कहीं खो जाता है। नेहरू एक लेखक के तौर पर, और एक बहुत ही कमाल के लेखक। दिलचस्प बात यह है कि उनकी सबसे मशहूर किताबें तब लिखी गईं जब वो जेल में थे। सही बात है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान अपनी जिंदगी के लगभग 9 साल जेल में बिताए और उन्होंने उस नीरस और अकेलेपन से भरे वक्त को कुछ रचने का एक मौका बना लिया। सोचिए, वो जेल की कोठरी में बैठे हैं, बाहर देश में उथल-पुथल मची है और वो अपनी बेटी इंदिरा को चिट्ठियां लिखने के बहाने दुनिया का इतिहास लिख रहे हैं। हाँ, और इन्हीं चिट्ठियों से विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी किताब बनी। कमाल है। ये उनके जबरदस्त अनुशासन और आशावाद को दिखाता है। उन्होंने इतिहास को राजाओं और लड़ाइयों की कहानी की तरह नहीं, बल्कि सभ्यताओं के विकास की कहानी की तरह पेश किया। ये पत्र कभी इंदिरा को भेजे नहीं गए, लेकिन ये इतिहास को समझने का एक बहुत ही सहज और व्यक्तिगत नजरिया देते हैं। और फिर उनकी किताब भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो उन्होंने अहमदनगर के किले में कैद के दौरान लिखी, ये तो इतनी मशहूर हुई कि इस पर श्याम बेनेगल ने भारत एक खोज नाम का एक पूरा टीवी सीरियल ही बना दिया था। हाँ, उस किताब में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक भारत के हजारों साल के इतिहास, दर्शन और संस्कृति को एक माला में पिरोने की कोशिश की। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर भारत का मतलब क्या है, वो कौन सी चीज है। हाँ, वो कौन सी चीज है जो इतनी विविधताओं के बावजूद इस देश को एक साथ जोड़े रखती है। कहा था। उन्होंने लिखा कि नेहरू ने इसमें बिना किसी आत्म प्रशंसा के बहुत ईमानदारी से अपने जीवन, अपनी सफलताओं और अपनी गलतियों के बारे में लिखा है। इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा अपने अंदर झांकते थे, अपनी ही सोच और अपने कामों का विश्लेषण करते थे। तो कैम्ब्रिज में पढ़े एक अमीर नौजवान से लेकर गांधी के सिपाही बनने तक, फिर आज़ादी की लड़ाई के नायक से लेकर 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहने तक, और इन सब के बीच एक बेहतरीन लेखक। नेहरू का जीवन वाकई कई विरोधाभासों और उपलब्धियों की एक असाधारण कहानी है। बिल्कुल। उन्होंने एक बिखरे हुए देश को जोड़कर एक नया राष्ट्र की नींव रखी और उसे दुनिया के नक्शे पर एक पहचान दी। बिल्कुल। और इस पूरी जानकारी को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है। आज उनकी मृत्यु के दशकों बाद नेहरू ने जिन 4 स्तंभों पर संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर आधुनिक भारत को खड़ा करने का सपना देखा था, उन स्तंभों का आज क्या स्वरूप है? और आज के भारत में उनकी नीतियां और उनके विचार कितने प्रासंगिक रह गए हैं। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है।